हेलो। और सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका फिर से एक बार जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम जो है पूरी फिजिक्स के क्लास 12th की पूरी फिजिक्स के जो जितने भी नियम हैं उस सभी नियमों की मैं एक धमाकेदार सीरीज आपके सामने लाया हूं। और आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे नियम जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक हैं लगभग मैंने पूरी किताब के, चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, यूपी बोर्ड और सीबीएसई वाले भी इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं उनको अगर समझ में आता है तो। पूरे नियम जो है मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आज इन सभी नियमों को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे ताकि आपको इनको बार बार पीठ पलट के आपको देखना ना पड़े, आप एक ही वीडियो में सारे के सारे नियम कंप्लीट कर लें। तो आइए बिना देर किए आइए डायरेक्ट नियम को समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपका पहला जो नियम है वो है वैद्युत आवेश संबंधी कूलाम का नियम। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए कूलाम ने बताया कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, बच्चों कैसे हैं ये? स्थिर बिंदु आवेश हैं। क्या है बच्चों? स्थिर बिंदु आवेश। अगर ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लीजिए r दूरी पर, ये आवेश है Q1, ये आवेश बच्चों Q2। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिए बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि अगर दोनों धन धन होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, एक धन का एक ऋण का होगा तो आकर्षण होगा। आप डायरेक्ट वैद्युत बल भी कह सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, पर आवेशों के परिमाण लेना है आपको, चिन्ह नहीं लेना है। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इन दोनों समीकरणों को मिला दें। समीकरण 1 व 2 से तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखना जरा यहां पे, यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो, यदि आपके आवेश वायु या निर्वात में हो तो आप यहां पर बराबर का चिन्ह लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्ट यहां पे Q1 Q2 भी लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यदि जो हमारे आवेश हैं, यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में स्थित हो, अगर हमारे आवेश किसी अन्य माध्यम में स्थित होंगे तो हम यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके कूलाम का नियम। ठीक, तो पूरा कूलाम का नियम लिख के आप इतना मेंशन कर देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
पहला नियम हमने खत्म कर लिया, ठीक। आइए दूसरे नियम को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा नियम देखिए, गाउस का नियम। या इसी को बोलते हैं गॉस की प्रमेय। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका। तो गॉस ने हमको बताया था कि अगर किसी, मान लीजिए बंद पृष्ठ है अपना, ठीक है, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है, आवेश भी हो सकता है, बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं, यानी आवेश और आवेश समुदाय। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश या आवेश समुदाय स्थित हो तो उस पृष्ठ से या तो बाहर निकलने वाला या अंदर निकलने वाला प्रवेश, यानी अंदर प्रवेश करने वाला, या तो बाहर निकलने वाला या फिर अंदर प्रवेश करने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो पृष्ठ के अंदर रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात Q/ε0। ध्यान से देखिए बेटा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश या आवेश समुदाय स्थित हो तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, इसको बोलते हैं पल्लू, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं इसको। विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के अंदर रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम गॉस का नियम या गॉस के प्रमेय कहते हैं। आइए इसकी उत्पत्ति समझते हैं। हम करते क्या है कि इस पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव मान लेते हैं और यहां इसका ये रेडियल वेक्टर है, यानी कि r वेक्टर है, और इसका हम ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है dA वेक्टर मान लें। इन दोनों के बीच एंगल कितना बच्चों? थीटा है। तो अपन लिखेंगे पहले कि सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्योंकि विद्युत फ्लक्स निकालना तो अपन फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं बच्चों कि फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। चूंकि क्षेत्रफल हम बेटा देखो किससे, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे ले देना डीए। तो जब यहाँ पे डीए लेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बच्चों? डी फाई होगा। लेकिन हमें निकालना है पूरे पृष्ठ के लिए, तो अपन लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें संपूर्ण के लिए निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? डी फाई ई का कर देंगे समाकलन। जब डी फाई ई का समाकलन कर देंगे तो बन जाएगा फाई ई। अब देखिए जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पे हमने क्लोज सर्कल जरूर लगा देना, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लिए अलाउ होती है, ये खुले के लिए नहीं होती। अब जरा देखिए ध्यान से, डी फाई ई के जगह पर रख देंगे ई डी ए कॉस थीटा। देखो ई का हम फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर होता है बच्चों 1/4πε0 Q/r²। रख दीजिए बेटा यहाँ पे फाई ई बराबर, इसकी जगह पे रख देंगे 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। देखिए बच्चों, जो यहाँ बदलेगा नहीं उसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए क्या नहीं बदलेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1/4πε0 और Q को निकाल दिया हमने बाहर। देखो ये बाहर, Q बाहर, तो बचा क्या बच्चों? अंदर बचा dA cos थीटा और नीचे बचा r²। ठीक है, ये बच्चों एक फॉर्मूला होता है, अब सभी लोग जानते हैं। मैं यहां कर देता हूं बाकी शेष। देखिए फाई ई बराबर 1/4πε0 Q
ये बच्चों पूरा फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का। इसका होता है बच्चों डी ओमेगा का। डी ओमेगा रख दिया, और चूंकि पूरा बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान होता है बच्चों 4 पाई, इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। देखिए बच्चों ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे इस पूरी की जगह पे आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5e बराबर आ जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी गॉस की प्रमेय थी जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ध्यान से 1 मिनट में आता हूं, थोड़ा पानी पी के 1 मिनट के लिए। देखिए बच्चों, तो गॉस की प्रमेय आप लोगों ने पढ़ ली बहुत अच्छे से। चलिए इसके आगे देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना गॉस की प्रमेय। अब देखिए बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम, ओम ने बताया कि अगर हम कोई चालक तार ले लें, चालक तार ले लें और उस तार को जो है एक बैटरी से जोड़ दें, एक सेल लगा दीजिए, एक कुंजी लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और यहां पे आप एक रेगुलेटर भी लगा सकते हो कि जब हम किसी, ये चालक तार है बच्चों, क्या है बच्चों ये, मैं देख लूं थोड़ा फ्रेम तो नहीं कट रहा है, 1 मिनट, फ्रेम नहीं कट रहा है, ठीक है ठीक है। देखिए जब किसी चालक तार को जो अपन एक सेल से जोड़ दें या बैटरी से जोड़ दें और एक कुंजी लगा दें, तो हम करें क्या बेटा, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे क्या करें बेटा, इसे रेगुलेटर के द्वारा वोल्टेज का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे धारा का मान भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों, जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा, कोई प्रभाव होगा जो आप समझिए बेटा ध्यान से। लेकिन आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ाने से धारा का मान बढ़ेगा, और जब वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा का मान घटेगा। तो ओम ने बताया कि जो चालक के सिरों का जो विभवांतर है और चालक में बहने वाली धारा है, इनका अनुपात, चालक के सिरों पे लगा विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियतांक मिलेगा। ठीक है बच्चों, कि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियतांक होगा, लेकिन कब, जब इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो भौतिक अवस्थाएं बच्चों ध्यान देना, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन, ताप, दाब, कोमल लंबाई। अगर हम ताप में, दाब में और लंबाई में परिवर्तन नहीं करते हैं तो चालक के सिरों पे लगा विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियतांक मिलेगा। ठीक है बच्चों, और यह केवल चालकों के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है बच्चों, चालकों के लिए। ठीक है, अचालकों और अर्धचालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता बेटा। ठीक है, सिर्फ चालकों के लिए, धातुओं के लिए, चालकों के लिए सत्य होता है। और यहां से नियतांक को हटाते हैं तो V/I बराबर यहां आ जाता है बच्चों R, जहां R एक नियतांक लेते हैं जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ओम का नियम है आपका। ठीक है बेटा, ध्यान से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर से इसका रिवाइज करा देता हूं कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना करे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर एवं उस चालक में बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट प्राप्त होता है। और कांस्टेंट को हटा के आर जाएगा, सो आर को अपन नियतांक कहेंगे और इसी को अपन क्या बोलेंगे, चालक का प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब ओम का नियम तो पढ़ लिया, पढ़ते हैं इसकी उपपत्ति। इसकी उपपत्ति जो है मैं आपको अनुगमन वेग के आधार पर पढ़ाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसकी उपपत्ति जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुगमन वेग के आधार पर। ध्यान से देखो बच्चों, हम लिखेंगे अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उपपत्ति। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उपपत्ति। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम एक चालक तार लेते हैं जिसकी लंबाई क्या बच्चों, L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और इसको जो है हम एक बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, कुंजी को ऑन करते हैं। ठीक, तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इस तार के सिरों पर देखो, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव से ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस का पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव का पोटेंशियल, होगा क्या, तार के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, विभवांतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन इसमें थे, चलो मैं थोड़ी बहुत बना देता हूं, इन विभवांतर के कारण बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। सो अपन क्या लिखेंगे कि तार को बैटरी से जोड़ने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों तो E बराबर V अपॉन L, यानी विभवांतर जो है पूरी लंबाई पर डिवाइड हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। अब तुम कहोगे कैसे, तो E बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा माइनस DV अपॉन DR। हम D को हटा दें तो V बटे में R दूरी, यानी R दूरी मतलब इस चालक की यहां से यहां तक की दूरी अपन L मान लेंगे, तो ये हो जाएगा V बटे में L। ठीक है ना, तो तार को बैटरी से जोड़ने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बेटा आवेश पर लगने वाला बल ही होता है। वास्तविकता में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों पे बल लगना शुरू हो जाएगा बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल। देखिए बच्चों, वैद्युत बल, और वैद्युत बल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि F बराबर में Q इंटू E। ठीक है, तो F बराबर में Q की जगह पे आप E भी रख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात चल रही है, तो Q बराबर में E, और V की जगह पे हम रख सकते हैं V अपॉन L। ठीक है ना, तो Q की जगह पे अपन नहीं रख दिया, रख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए Q बराबर में E और E का मान V बटे में L। जब बल लगेगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों के वेग में परिवर्तन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो हम लिख देंगे, मतलब होगा क्या, जैसे ही वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति शुरू कर देंगे, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे, अब उनका वेग बदल के एक सा हो जाएगा, एक समान वेग हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं अनुगमन वेग। नहीं होगा क्या कि पहले अनियमित वेग फिर नियमित वेग, यानी कि वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण आएगा। तो हम सभी जानते हैं बच्चों, त्वरण के लिए F बराबर होता है F बराबर m इंटू ए।
तो एफ की जगह पे हम रख देंगे m इंटू ए, ई भी अपॉन एल, तो ये m इस तरफ ले आना, तो a बराबर हो जाएगा ई भी अपॉन एम एल। हमने तुरंत निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, जब वेग में परिवर्तन हो तो त्वरण उत्पन्न होता है, जब त्वरण उत्पन्न होता है तो हम गति का समीकरण लगाते हैं। अब हम सिर्फ गति का समीकरण एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग अलग होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी का औसत वेग निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबको लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। औसत वेग, औसत कैसे निकालते हैं बच्चों, औसत वेग यानी कि औसत अनुगमन वेग भी कह सकते हो। सभी का वेग को जोड़ के देखो, वेग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वेग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वेग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने इलेक्ट्रॉन, n मान लेते हैं, वेग ऑफ n इलेक्ट्रॉन बटे में n इलेक्ट्रॉन, तो बटे में पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे अपन औसत निकालते हैं, पहले का वेग दूसरे का, सभी को जोड़ के n का भाग लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। Vd बराबर, v बराबर अपन गति का पहला समीकरण लगाए, क्यों लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि जहां त्वरण होता है वहां गति का समीकरण लगता है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v1 लिख देंगे यहाँ पे, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v1 की जगह पे हो जाएगा u1 प्लस ए, और t1 की जगह रख देंगे टाउ 1, क्योंकि यहाँ पे जो समय होगा वो श्रांति काल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, प्लस v2 की जगह पे u2 प्लस ए टाउ 2, v3 की जगह पे u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 un प्लस ए टाउ n, और पूरे के बटे में n। अब देखिए बच्चों ध्यान से, Vd बराबर u1 u2 u3 u सबको अलग अलग कर लीजिए बेटा, तो हम कर देंगे u1 को अलग, u2 को अलग, u3 प्लस डॉट 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 un प्लस सब में देखो a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 a टाउ n सबको अलग अलग कर लो, सब में से ले लो a कॉमन लेस हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n, और पूरे के बटे में n। दोनों को अलग अलग बांट लो बेटा, इसके अलग बटे में कर दीजिए। Vd बराबर u1 u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बटे में n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n के बटे में n। ठीक है बच्चों, अब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ये तो हो गया सिग्मा un, और इन सभी का जो वेग होता है, देखो ये पहले का वेग है, पहले का वेग होता है बेटा अनियमित वेग, और हम सभी जानते हैं कि औसत अनियमित वेग या औसत उसमें वेग शून्य होता है। तो देखो जगह तो नहीं बची है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, Vd इक्वल टू ये हो जाएगा 0 बटे में n, औसत उसमें वेग शून्य होता है इलेक्ट्रॉनों का, प्लस a इंटू टाउ 1 टाउ 2 इन सभी का औसत हो गया बेटा, ये मतलब टाउ 1 का योग बटे में पदों की संख्या, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं टाउ के बराबर, इस पूरे को हटा के डायरेक्ट टाउ के बराबर। ठीक, अब बराबर देखिए बेटा, ये वाला टर्म 0 छोड़ दीजिए इसे, अब बचा a, a की जगह पे हम रख देंगे ई भी अपॉन ml इंटू टाउ, ये Vd का मान आ गया। अब एक संबंध होता है, मैं बचा बचा यहाँ पे लगा देता हूं, देखो धारा एवं अनुगमन वेग के संबंध से, देखो बच्चों धारा और अनुगमन वेग का संबंध होता है I बराबर NEA इंटू Vd। अब Vd का मान उठा के अपन ये रख देंगे, I बराबर NEA इंटू Vd की जगह पर रख देंगे, ये Vd का मान ही रख देंगे E भी टाउ बटे में ml, ये भी लाना इस तरफ उठा के, तो I बटे में v बराबर देखो यहाँ पे n e डबल बार हो गया, तो n e स्क्वायर a टाउ बटे में ml, थोड़ा सा और बचा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
ठीक है बच्चों, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा V बटे में I बराबर ml बटे में NE स्क्वायर ए टाउ। और जी बेटा सब कुछ है जी, ये बेटा R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो V बटे में I, या ऐसा कह लो कि m द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, लंबाई फिक्स है, और n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होगी, E का मान फिक्स है 1.6 ये क्षेत्रफल में परिवर्तन करना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने मना किया था ओम ने। और टाउ श्रांतिकाल हम सभी जानते हैं कि औसत श्रांतिकाल टक्करों के बीच का, वो भी फिक्स होता है। ये सब कुछ फिक्स है, सब कुछ किसके बराबर है बेटा? कांस्टेंट के। तो यही तो ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से, अब ओम के नियम की उपपत्ति अपन ने पढ़ ली है, अपन को पढ़ना है किरचॉफ के नियम। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ या किरचॉफ के नियम, तो एनसीईआरटी में किरचॉफ लिखा, डरना मत आप लोग, किरचॉफ या किरचॉफ एक ही बात है। ठीक है, तो किरचॉफ ने जो है सरल परिपथ यानी कि परिपथों को सरल करने के लिए बहुत आसान से दो नियम दिए थे। दो नियम है इनके। पहला नियम जिसमें कहलाता है बच्चों केसीएल, इसको पूरा बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं संधि का नियम, या इसी को बोलते हैं धारा का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ करंट। तो बड़ा सिंपल सा उन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी संधि हो, संधि क्या होती है बच्चों? यानी वह स्थान जहां पर आने जाने के कई रास्ते, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये अंदर की ओर जा रहा है बेटा, ये भी अंदर की, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, आने जाने के कई सारे रास्तों से बोलते हैं संधि। तो किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए I2, I3, I4 और I5। तो किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है बच्चों। ठीक है, सिग्मा को बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? धारा का नियम, संधि का नियम, या किरचॉफ्स करंट लॉ, या केसीएल कहते हैं। और यह जो बच्चों आवेश संरक्षण पे आधारित है। किस पर बच्चों? आवेश संरक्षण पे। एग्जाम्पल में आप लोग ये बना देना, इसका एग्जाम्पल में ऐसा आप बना देना इस चित्र को। देखो ये बेटा, ये अंदर क्यों जा रहा है, इसको प्लस मान लेंगे, तो प्लस I1, ये अंदर से प्लस I2, ये बाहर, तो बाहर वाले को माइनस मान लेंगे, माइनस I4, ये अंदर आ रहा है, प्लस I5, सबका जोड़ कर देंगे 0। तो देखना बच्चों, I1 प्लस I2, जो माइनस माइनस किस तरफ ले आएंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ऐसे इस एग्जाम्पल को हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा नियम देखिए बेटा, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको बोलते हैं बेटा बंद पास का नियम, या इसी को बोलते हैं वोल्टता का
नियम। ठीक है बच्चों, बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम, ये क्या है? कोई ही विद्युत परिपथ होगा, उस विद्युत परिपथ में लगे सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, कोई भी विद्युत परिपथ हो, किसी भी विद्युत परिपथ में लगे सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत सिंपल सा है, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे आप लोग? बहुत सिंपल तरीके बता देते हैं बेटा। ठीक है, एक सर्किट बना लेना ऐसा, इसमें एक सेल लगा देना, एक आध प्रतिरोध लगा देना, फिर एक आध प्रतिरोध लगा देना, फिर यहाँ पे एक आध सेल लगा देना। ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ एक आध प्रतिरोध लगा देना, इसको मान लेना प्रतिरोध R1, R2, इसको मान लेना R3, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नाम दे सकते हो आप लोग A, B, C और D। सबसे पहले इसमें चलने की अपन दिशा बना लेंगे, हमें चलना है ऐसे। ठीक है, और फिर हम एक करंट की दिशा बना लेंगे, चाहे E1 से चाहे E2 से। मान लीजिए E1 से दिशा निकल रही धारा I, अब धारा चली I, तो इसमें भी I, इसमें भी I, और इसमें भी I, और इसमें भी I। ठीक है, हम इसको मान लेंगे बंद पास 1। ठीक है, सब मान लिख लेंगे एग्जांपल में कि बंद पास 1 में आप ऐसे चल रहे हैं ना, तो ए से चलेंगे डी में। देखो बेटा ऐसे चल, नहीं सॉरी, आपको चलना है ऐसे, ऐसे चलना है, ऐसे चलेंगे, यानी ए से बी में चलेंगे, बी से सी में, सी से डी में, डी से ए में। तो आप ए से बी में जाएंगे तो आपको मिलेगा पहले सेल, सेल पहले मिलेगा पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, तो हम लिख लेंगे नेगेटिव E1। फिर इसके बाद मिलेगी आपको प्रतिरोध, प्रतिरोध में धारा का गुणा कर देते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमें तो विभवांतर निकालना है, विभवांतर का सूत्र होता है I × R। यहाँ पे लिख देंगे प्लस I × R1, क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसे, धारा आ रही है ऐसे विपरीत डायरेक्शन में। फिर बी से अपन सी में आएंगे तो धारा प्रतिरोध का गुणा, हमारे नीचे धारा ऊपर यानी पॉजिटिव चिन्ह, प्लस I × R2। फिर सी से जाएंगे अपन लोग डी में, तो जब जाएंगे तो पहले नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, से प्लस का E2। फिर डी से ए में जाएंगे तो ऊपर, हम जा रहे हैं ऊपर, धारा नीचे, तो प्लस I × R3। फिर से ए से चले से ए में आ गए तो बराबर लगा देंगे 0। जहां से चले वहां पहुंच जाइए, बराबर में 0 लगाइए। देखिए I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, माइनस का E बन जाएगा, सो प्लस का E1, और E2 इस तरफ आएगा तो माइनस का E2। ठीक है, तो जी आपका बन गया किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो ये दोनों किरचॉफ के नियम आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से मिटा रहे इसको। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बेटा ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे बेटा बच्चों बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? तो बायो-सैवर्ट का नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो-सैवर्ट ने क्या किया बच्चों, एक चालक खंड लिया, एक चालक लिया, और चालक खंड लिया उन्होंने, एक छोटा सा खंड मान लिया। ठीक, इस चालक खंड से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, और चालक खंड और बिंदु P के बीच कोण मान लेते हैं थीटा, और इसमें करंट फ्लो करा दिया I। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं dl। ठीक है, एक चालक खंड ले लिया, उसकी लंबाई dl मान ली, छोटा सा खंड dl ले लिया, और इसमें I धारा प्रवाहित की, जो हम जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हम बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो बायो-सैवर्ट ने क्या किया, पहला नियम बताया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि dB, वो धारा के समानुपाती होता है।
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और धारा के समानुपाती होता है। दूसरा नियम, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि dB, वो अल्प लंबाई के समानुपाती होता है, चालक खंड की अल्प लंबाई के समानुपाती होता है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो जो कोण बनता है ना, उस कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ठीक है ना। इस चालक खंड और बिंदु P की दूरी, चालक खंड और बिंदु P के बीच जो कोण बनता है, चालक खंड बिंदु P के बीच की दूरी के बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। अगर आप नहीं लिख पाए तो डाल लिख देना कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र sin थीटा के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सब नियम व्युत्क्रम वर्ग का फॉलो करता तो ये भी करेगा। मतलब चालक खंड से बिंदु P की दूरी, चालक खंड से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इन सभी को मिला दें, 1 2 3 व 4 से मिलाइए तो ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आता म्यू नॉट बटे में 4 पाई और I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अगर हम पूरे के लिए निकालें, पूरे चालक के लिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे dB का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें B मिल जाएगा, ठीक है। यही बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए बायो-सेवर्ट का नियम। कि बायो और सेवर्ट ने जो है एक चालक तार लिया, उस पर एक छोटा सा खंड मान लिया और इसमें करंट धारा I प्रवाहित की और तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। उस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जब चूंकि लंबाई अपन ने dl ली है तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा ही आएगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के समानुपाती होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र sin थीटा के समानुपाती, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों को मिला देंगे, आपके सामने परिणाम उपस्थित है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए बायो-सेवर्ट के नियम के बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखिए बच्चों, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के बच्चों दो नियम हैं। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम जो है बेटा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है बच्चों। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है बच्चों, देखो ध्यान से बेटा, कि दाएं हाथ के पंजे को आप इस प्रकार से फैलाएं, ठीक है। मैं आपको सवाल का चित्र जल्दी बना देता हूं। ठीक है, काम चलाऊ बन गया बेटा, आप लोग अच्छी तरह से बना दीजिएगा, ठीक है बच्चों। कि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा जो है धारा की दिशा में रहे। किसकी दिशा में रहे बेटा? अंगूठा धारा की दिशा में रहे और सभी फैली उंगलियां जो हैं
उस बिंदु की ओर हो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, देखो बेटा ये है अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, सभी उंगलियां उस बिंदु की ओर हैं, उस बिंदु P की ओर है जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है ना। तो हथेली से धक्का देने की दिशा ही किसकी दिशा होती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये आपका पहला नियम है, ठीक है बच्चों। अब मैक्सवेल का लक्षणावर्ती पेंच का नियम ये कहता है कि दाएं हाथ में, चलो इसको ऐसे समझ लो बेटा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। ये नियम कहता है कि अपने दाएं हाथ में पेंचकस को इस प्रकार से पकड़ें, इस प्रकार से पकड़ लीजिए, ठीक है, कि जो पेंच की नोक है, ठीक है, जो पेंच की नोक है, जैसे मान लो पेंच लगा है, ये पेंच लगा है, ठीक, तो ये पेंच की जो ऊपर की नोक है वो धारा की दिशा में हो, आप इसी को समझ लीजिए कि दाएं हाथ में पेंचकस को इस प्रकार से पकड़ें कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। कहां पर बढ़े बेटा? धारा की दिशा में। तो पेंच की नोक जब धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को कसने के लिए, जो खुला नहीं है आपको कसना है, ऐसे कसना है, ठीक है। तो पेंच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है बच्चों। बात को समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं चित्र तो इतना थोड़ा सा इसका हार्ड है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो दाएं हाथ में पेंचकस को इस प्रकार से पकड़े कि ये पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे जाए, तो पेंच को कसना है आपको, कसने के लिए अंगूठा जहां घूमेगा वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये दोनों नियम मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों। देखिए अब देखते हैं अपन लोग एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, देखिए बच्चों, एम्पियर ने बताया जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, और इसमें I धारा बह रही है, तो इस धारा को जो आप एक बंद लूप में बंद कर लीजिए, ठीक है। जब बंद लूप से बंद कर लेंगे तो ये धारा जो है बंद लूप से घिरी धारा मानी जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ के अनुदेश, ध्यान दीजिए बेटा ध्यान से, आप इसको देखिए, इसको समझिए बेटा, B डॉट dl, ठीक, B है चुंबकीय क्षेत्र, dl, l मतलब लंबाई, लंबाई को आप रेखा मान सकते हो, रेखा की लंबाई कह सकते हो, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, लेकिन किसके? बंद लूप के अनुदेश या बंद पृष्ठ के अनुदेश। यहां पर अगर ये गोला लगा है तो बंद पृष्ठ का निशान होता है बेटा, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद पृष्ठ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो उस बंद लूप के अंदर घिरी धारा, बंद लूप के अंदर घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितने गुना होता है बेटा? म्यू नॉट गुना होता है। ये नियम है एम्पियर का, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है। या आई नेट भी कह सकते हो इसको, या आई भी कह सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र का, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, डी मतलब रेखीय, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है, इस चिन्ह को कहते हैं समाकलन। तो बंद पृष्ठ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन और लूप के अंदर घिरी हुई धारा, किसके अंदर बेटा? लूप के अंदर घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। और इसकी उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति। तो सबसे पहले उपपत्ति में अपन निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो देखिए ये लिख लेंगे अपन लोग, इसकी एलएचएस को बी डॉट डीएल। देखो बी डॉट डीएल है तो इस हम वेक्टर को हटाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा बी इंटू डीएल कॉस थीटा, ठीक है। डीएल अल्प लंबाई यहाँ पे मान लेंगे अपन लोग, ठीक है, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, ठीक है। क्योंकि लंबाई देखिए बेटा, लंबाई अंदर की ओर जा रही है, देखो ध्यान से, लंबाई, ये लंबाई जो बनी है गोला बेटा ऐसे बना है गोला, ठीक है। तो लंबाई अंदर की ओर है और हमने अभी हाल पढ़ा
अंगूठा ले आए धारा की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की हो, यानी बी और डीएल के बीच में जो कोण है वो थीटा बराबर कितना है 0 है। रखिए बेटा यहाँ पे इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल। चूंकि ये अनंत लंबाई का तार हम पहले से मान के बैठे हैं तो उस तार के लिए जो बी का सूत्र होता है, या फिर एक काम करिए बी को निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रल इंटू डी एल। ठीक है, लंबाई यानी डीएल ये थी, डीएल अगर हम डीएल को पूरा जोड़ दें तो ये बन जाएगा बच्चा एक गोले की परिधि बन जाएगी यानी 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रल डीएल बराबर 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर। और चूंकि अनंत लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बटे में 2 पाई आई बटे में आर, तो बी की जगह पर रख दीजिए म्यू नॉट बटे में 2 पाई आई बटे आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट इंटू आई। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तक मैं इसको मिटा दूं। देख लीजिए ध्यान से, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आगे बढ़े। मिटा रहे से ठीक। देखिए बेटा, अब पढ़ते हैं अपन लोग चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बेटा देखो, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम है अपने पास। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि देखिए बच्चों, देखो बच्चों, ऐसे तो नहीं बनाना था इसको। ठीक है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ऐसे इस प्रकार फैलाएं कि हमारी पहली उंगली जो है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। पहली उंगली किस पे हो बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और दूसरी उंगली जो है आवेश की गति की दिशा में। बेटा किसकी? आवेश की गति की दिशा में। ध्यान से बेटा, बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैला हुआ कि पहली उंगली जो है, पहली उंगली कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली आवेश की गति यानी धनावेश की गति की दिशा में हो। तो जो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। इसका मैंने थोड़ा सा खराब सा चित्र बिगाड़ दिया है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरी उंगली आवेश की गति की दिशा में, धनावेश की गति की दिशा में। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है।
दाएं हाथ की हथेली का नियम का नंबर दूसरा देखिए बेटा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 ये कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी सभी फैली उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको लगाई के देख लेते हैं पहले। तो सभी फैली उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और हमारा जो अंगूठा है बच्चों वो वेग की दिशा में हो। कहां पर हो बेटा? वेग की दिशा में हो। धनावेश की गति की दिशा में हो तो हथेली से धक्का देने की दिशा ही, हथेली से धक्का देने की दिशा है, देखो ऐसे। ठीक है बच्चों, सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा वेग की दिशा में हो तो हथेली से धक्का देने की दिशा ही आपकी चुंबकीय बल की दिशा होती है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इन दोनों नियम को अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए बेटा, ये भी हो गया। चलिए अपन पढ़ते हैं अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। मिटा रहे इसको, ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। कितने नियम है बेटा? दो नियम। पहला नियम जिसको अपन बोलते हैं प्रथम नियम, और प्रथम नियम बताया था बेटा कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल एवं एक धारा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल और एक धारा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और जो धारा उत्पन्न होती है उसे अपन कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, आप चाहो तो और आगे भी लिख सकते हो कि ये दोनों कुंडली में तब तक बने रहते हैं जब कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल और एक धारा उत्पन्न हो जाते हैं, और एक कुंडली में तब तक बने रहते हैं तब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए बेटा, दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम कहते हैं बच्चों न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम, ठीक है बच्चों, न्यूमैन का नियम क्या है? न्यूमैन ने बताया कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं बच्चों प्रेरित वैद्युत वाहक बल। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में, देखो डी बटे dt को कहते हैं अपन लोग परिवर्तन की दर, और यहां पे लगा देंगे फाई बी, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यानी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो है चुंबकीय फ्लक्स में, फाई बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स में
और इसको बोलते हैं परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको पूरे को बोलते हैं परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, d5e/dt। ठीक, और जो द्वितीय नियम बेटा का जो है वो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा नहीं बच्चों, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर है? आवेश संरक्षण पर आधारित। ठीक है बच्चों, तो द्वितीय नियम भी आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से। तो न्यूमैन का नियम क्या लिखेंगे? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, लेंज का नियम। देखो बच्चों, लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या? लेंज ने बताया था जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो। अर्थात अपन ने देखा था अभी बच्चों कि जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ठीक है, तो ये जो विद्युत वाहक बल है और जो धारा, दो चीजें उत्पन्न होती है, एक तो विद्युत वाहक बल और एक धारा। इनकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन किया तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, विद्युत वाहक बल के साथ साथ धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा की दिशा, कैसा कह दीजिए कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वे उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे स्वयं उत्पन्न होते हैं। लिख सकते हो आप यहाँ पे पूरा। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे स्वयं उत्पन्न होते हैं। और लेंज का नियम बच्चों जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। ठीक है बेटा, किसको? ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। चलिए पढ़ते हैं बेटा अपन लोग सेकंड पार्ट के महत्वपूर्ण नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले हम एक परावर्तक तल बना लेंगे ऐसा ही। यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये बेटा है आपका, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और इसको बोलते हैं अपन लोग परावर्तित किरण। ठीक, और ये एंगल बनता है यहाँ पे आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है ना, ये अभिलंब दोनों तरफ खींच देते हैं। ठीक, आपतन ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आप लिखेंगे पहला नियम। पहला नियम क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा जी आपका जी आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब यानी इस पॉइंट पे डाला गया लंब।
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं बेटा, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के हमेशा ही बराबर होता है, तो दूसरा लिख देंगे आप कि आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एक ही एंगल आई बराबर एंगल आर। जल्दी से फटाफट से दोनों नियमों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी बहुत सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक पारदर्शी माध्यम। प्रकाश की किरण ऐसी जानी चाहिए थी इसमें, लेकिन ऐसी जाएगी नहीं किरण, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। ठीक, ये किरण कौन सी बेटा, आपतित किरण। ये वाली कौन सी किरण है बेटा, अपवर्तित किरण। ये क्या बेटा, आपतन जी है, वैसे तो है तो ये आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, लेकिन ये आपतन बिंदु पर ये डाला गया लंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, जी वाला एंगल क्या है, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन एंगल, यानी कि आपतित आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। ठीक है बच्चों, ध्यान से। पहला नियम कहता है बच्चों, लिख सकते हो आप प्रथम नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम है बेटा। देखो, प्रथम नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, एवं ये क्या है बेटा, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए बेटा, द्वितीय नियम, या इसी को बोलते हैं अपन लोग स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि यदि प्रकाश को निश्चित कर लिया जाए, मतलब ऐसा निश्चित कर लिया जाए कि हम लाल ले रहे हैं तो लाल ही लें और नीला ले रहे हैं तो नीला ही लें, तो निश्चित प्रकाश के लिए, तो देखो आपतन कोण की ज्या, देखो आई को बोलते हैं आपतन कोण, साइन को बोलते हैं ज्या, तो आपतन कोण की ज्या, और इसे बोलेंगे बेटा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है ना बेटा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक के बराबर प्राप्त होता है। किसके बराबर बेटा, ठीक, यदि प्रकाश को निश्चित कर लिया जाए, यानी हम एक वर्णी प्रकाश लें, या एक वर्णी प्रकाश के लिए सभी कह सकते हो। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, बटे को बोलते हैं अनुपात, एक नियतांक के बराबर होता है। नियतांक को हटाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, या इसी को अपन लिखते थे 1μ2। ठीक है, जहां 1μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, 1n2 या 1μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं लॉर्ड रैले का नियम। बस थोड़ी सी क्लास बची है, ज्यादा नहीं। देखो बेटा, लॉर्ड रैले का नियम,
लॉर्ड रैले का नियम देखो बच्चों क्या है। लॉर्ड रैले ने बताया था कि जब एक वर्णी प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, चाहे वो आपका कैसा हो बच्चों, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जब प्रकाश जो है, या एक वर्णी प्रकाश या प्रकाश भी ले सकते हो, जब एक वर्णी प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यही लॉर्ड रैले का नियम, ठीक है, कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लीजिए लॉर्ड रैले का नियम हो गया। आइए मेलस का नियम समझते हैं। मेलस ने बताया, थोड़ा सा समझिएगा बेटा ध्यान से। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पर आप लोग क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि बल्ब से प्रकाश आ रहा है। जो प्रकाश देता है उसको बोलते हैं ध्रुवक। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुवक। और इस बोर्ड पर गिर रहा है तो उसको बोलते हैं विश्लेषक। प्रकाश कहां से आ रहा है बेटा? बल्ब से, तो उसको बोलेंगे ध्रुवक। बोर्ड पर गिर रहा है इसको बोलेंगे विश्लेषक, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब किसी ध्रुवक से, और समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा प्रकाश जिसको हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसमें चकाचौंध नहीं होती है, ठीक। जैसे आप लोग बोर्ड को देख पा रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से, तो इस प्रकाश में चकाचौंध नहीं है, अर्थात बोर्ड से जो प्रकाश निकल रहा है वो कैसा बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो इन्होंने बताया, मेलस ने क्या बताया बच्चों, कि जब किसी ध्रुवक से यानी बल्ब से, और जब प्रकाश जो है समतल ध्रुवित प्रकाश, कैसा बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश, जब किसी ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, ठीक है, तो इस विश्लेषक से ही प्रकाश निकलेगा, है कि नहीं? तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, विश्लेषक से, जैसे मान लो हम एक विश्लेषक बना लेते हैं, यहां पे ये विश्लेषक है, और ये हम यहां पर जो आपको ये दिख रही है ना बेटा, ये प्रकाश के वेक्टर कंपन है, प्रकाश के वेक्टर कंपन, ठीक है, प्रकाश के वेक्टर कंपन है। और जी क्या बेटा? ये ध्रुवण दिशा है। ये क्या है? ध्रुवण दिशा, ठीक। जी क्या बेटा? प्रकाश के वेक्टर कंपन ध्रुवण दिशा के बीच एक एंगल बनेगा थीटा। तो मेलस ने बताया कि जो कोण बनता है थीटा, यानी कोण की कोज्या, इसको पूरा बोलते हैं कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मेलस ने ये बताया बेटा, ध्यान से सुनिए, कि जब बल्ब से प्रकाश बोर्ड पर गिरता है, अर्थात ध्रुवक से समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, तो इस विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता किन किन की बीच बेटा? ध्यान रखिए, ये क्या है? ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन क्या है? प्रकाश के वेक्टर कंपन, प्रकाश के वेक्टर कंपन और ध्रुवण दिशा, प्रकाश की ध्रुवण दिशा, प्रकाश के वेक्टर कंपन, प्रकाश की ध्रुवण दिशा के बीच बने कोण, कोण की कोज्या के वर्ग, कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर लगा देंगे आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, जहां आई नॉट जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता है। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत सिंपल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब बल्ब से प्रकाश, ठीक है, और बोर्ड पर गिरता है, अर्थात बल्ब यानी ध्रुवक, बोर्ड मतलब विश्लेषक, जब ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से भी प्रकाश निकलेगा, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के वेक्टर कंपन, प्रकाश के वेक्टर कंपन और प्रकाश की ध्रुवण दिशा,
प्रकाश के वेक्टर कंपन, प्रकाश की ध्रुवण दिशा के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। आई नॉट यानी आपतन प्रकाश की तीव्रता और आई है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ठीक है बच्चों, ये मेलस का नियम हो गया। आइए इसको पढ़ते हैं अपन लोग, क्यूरी का नियम। देखिए बच्चों, क्यूरी ने क्या बताया? क्यूरी ने बताया बेटा, देखो पदार्थ चुंबक के हिसाब से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो इन्होंने बताया कि जो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकन तीव्रता है, इसको बोलते हैं बच्चों चुंबकन तीव्रता। अनुचुंबकीय पदार्थों की, किसकी बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता है वो जो है, इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती और केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको बोलते हैं केल्विन ताप। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थों की, किसकी बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती और केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे तो यहाँ पे सी लग जाता है और H बटे में T, इस सी को बोलते हैं सी क्यूरी नियतांक। ठीक है, और यही आपका क्यूरी का नियम है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती और केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I प्रोपोर्शनल H अपॉन T, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे C H बटे T, C यहाँ पे क्यूरी नियतांक है। क्यूरी का नियम हो गया। ठीक है, अब देखिए बोहर का परमाणु मॉडल और देख लीजिए, सबसे आखिरी क्वेश्चन देखो। नील बोहर का परमाणु मॉडल देखिए बच्चों, नील बोहर का परमाणु मॉडल जो है, नील बोहर ने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया और अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कितनी बच्चों? परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। और पहली परिकल्पना में बताया कि स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है बच्चों, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि इन कक्षाओं को अपन क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, ध्यान से। दूसरी परिकल्पना बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग जो है बच्चों, जो कोणीय संवेग होता है वो H बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब n बराबर 1 2 3 ऐसे गुण। पूर्ण गुणज यानी आधा पौना नहीं होना चाहिए, जैसे 1.2 1.5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो कोणीय संवेग होता है यानी कि mvr वो NH बटे 2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग
NH/2 के बराबर हो या फिर H/2 के पूर्ण गुणज के बराबर हो। तीसरा देखिए, जब देखिए बच्चों ध्यान से, होता क्या है बच्चों, देखिए ये है आपका नाभिक और ये इसकी कक्षा बनी है। जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटा, या कि परमाणु या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, परमाणु भी कह सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अर्थात इसको जब ऊर्जा दी जाती है तो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है या संक्रमण करता है, या फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो बेटा जो है किसके बराबर, तो बच्चों वो है h न्यू या फिर hc/λ के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है। ठीक है, अगर ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो किसकी, h न्यू के बराबर या फिर hc/λ के बराबर ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। और जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो h न्यू या फिर hc/λ के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से ऐसा लिख सकते हो, h न्यू लिख दीजिए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अर्थात अथवा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो h न्यू के बराबर, इसके बराबर h न्यू के बराबर या तो उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो डेल्टा E बराबर h न्यू, E बराबर E2 माइनस E1 बराबर h न्यू, इस तरफ ले आना, E2 माइनस E1 अपॉन H। ये तीनों बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं हो गई। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आप कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे करें उसकी सीरीज का मैंने आपको एक पूरे नियम, पूरी किताब के, कक्षा 12th की पूरी फिजिक्स के किताब के सारे नियम आपको समझा दिए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, और निश्चित ही बेटा आपके अच्छे नंबर आएंगे, मुझे खुशी होगी। आप इसी तरह से JMD ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।